तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक और नई क्लास में। और आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं एडजेक्टिव। देखिए, इस एक ही क्लास में अपन पूरे एडजेक्टिव टॉपिक को ही खत्म कर डालेंगे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो पूरी क्लास होने वाली है ये होने वाली है इंडक्टिव मेथड पे। अब आप कहोगे सर इंडक्टिव मेथड क्या होता है। तो इंडक्टिव मेथड का मतलब होता है, पहले मैं आपको उदाहरण दूंगा और उस उदाहरण को इस तरह से समझाने की कोशिश करूंगा कि आपका जो दिमाग है वो खुद नियम बना ले। तो आपको भाई नियमों के रट्टे नहीं लगाने पड़ेंगे, है ना। तो मैं कुछ एक तरह से क्वेश्चन लेके आया हूँ और उस क्वेश्चन के माध्यम से आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा। ये सबसे बेस्ट और साइंटिफिक प्रूवन तरीका है किसी भी चीज को याद करने का। मतलब पहले जो आप ऐसे बैठ बैठ के नियम रटते थे ना, अब वो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप क्या, आपके अगर कोई पास भी बैठा होगा ना, उसके भी ये ना एग्जेक्टिव के रूल याद हो जाएंगे। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। ये है अपना पहला क्वेश्चन, जो हमेशा होता है कि किसी भी टॉपिक को जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये टॉपिक है क्यों, इस टॉपिक की जरूरत क्या पड़ी। तो सीधी सी बात है कि भाई एग्जेक्टिव है क्या, परिभाषित करो एग्जेक्टिव को, है ना। जैसे मान लो आप अपने पापा को कहो कि पापा गाड़ी लेके आए, तो पापा का पहला सवाल ये नहीं होगा कौन सी लेके आए, कितने की लेके आए या नहीं लेके आएंगे। पापा क्या बोलेंगे, बेटा क्या जरूरी है गाड़ी की। यानी किसी चीज की जरूरत हो तभी तो उसकी पूर्ति होगी, है ना। तो पहला सवाल ये है कि अपने को एग्जेक्टिव की जरूरत क्या पड़ी। तो इसका मतलब एग्जेक्टिव की परिभाषा क्या है। तो देखो, एग्जेक्टिव की जरूरत अपने को इसलिए पड़ी कि जब भी अपन को किसी नाउन की खासियत बतानी हो, किसी प्रोनाउन की खासियत बतानी हो, आपको आपकी गर्लफ्रेंड की तारीफ करनी हो, आपको आपके बॉयफ्रेंड की तारीफ करनी हो, आपको आपके फेवरेट नेता की तारीफ करनी हो, आपको आपके फेवरेट फिल्म स्टार की तारीफ करनी हो, तो कैसे करोगे भाई, उनके गुणगान गा के। तो जब आप किसी नाउन के बारे में कुछ ऐसे शब्द बोलते हो, चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो, जो उसकी खासियत बताए, है ना, जो उसकी क्या बताए, क्वालिटी बताए। अब ये क्वालिटी अच्छी और बुरी दोनों हो सकती है, या उसके बारे में आपको कोई भी जानकारी दे, वो क्या होगा, वो होता है एडजेक्टिव। अब इसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे, तो इसे इंग्लिश में ऐसे बोलोगे कि ए वर्ड दैट डिस्क्राइब्स, है ना, क्वालिटी क्वालिफाइज, ए वर्ड दैट डिस्क्राइब्स और क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन, वो क्या होता है, वो होता है एडजेक्टिव। तो अगर हिंदी में इसकी परिभाषा देखें तो किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जिसे अपन इंग्लिश में बोलेंगे ए वर्ड दैट डिस्क्राइब्स और क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन, उसे क्या कहेंगे अपन, उसे कहेंगे अपन एडजेक्टिव। यानी किसी भी नाउन के बारे में या प्रोनाउन के बारे में अपन को थोड़ी सी भी कहीं से जानकारी मिल रही है, तो वो जानकारी देने का काम कौन करेगा, वो जानकारी देने का काम करेगा एडजेक्टिव। मैं उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अगला है कि भाई साहब मोटे मोटे प्रकार कितने होते हैं एडजेक्टिव के, है ना। तो देखो, पहले आप पूछोगे कि ये घर किसका है, फिर आपका दोस्त कहेगा मेरा, फिर यही तो पूछोगे यार कितना कमरा है घर में। तो वही तरीका है कि एडजेक्टिव तो आपने जान लिया कि एडजेक्टिव कहते किसे। अब एडजेक्टिव के प्रकार कितने कितने होते हैं, क्योंकि किसी चीज को बांट के पढ़ने में पढ़ना आसान हो जाता है। एक बात सोच के देखो कि मान लो थे 8वीं क्लास में, है ना, 8वीं क्लास में, सॉरी मात्रा उड़ी लगा दी, है ना, 8वीं क्लास में। अब क्या मान लो जो सामाजिक विज्ञान का है ना, जो सामाजिक विज्ञान हो, भी मैं मान लो 10 पाठ है अभी की किताब में, है ना। बे 10 पाठ न दे के वो था ना, एक ही पाठ की इतनी मोटी किताब दे देते हो, तो 10 पाठ ने एक लेख सौ लिख देते हो, यानी बिलागी दे देते हो, तो सीधी सी बात है कौन पढ़ने जाती। लेकिन उन्हीं एक किताब के 10 टुकड़े कर देने से वो पढ़ना आसान हो गई, क्यों, क्योंकि अपन ने उसको टुकड़ों में पढ़ लिया। तो उसी तरह से एग्जेक्टिव अपने लिए पढ़ना आसान हो जाएगा जब अपन इसे टुकड़ों में पढ़ेंगे। लेकिन अपन देने जा रहे हैं 3rd ग्रेड का पेपर, अपन देने जा रहे हैं 2nd ग्रेड का पेपर, यानी अपन टीचर एग्जाम देने जा रहे हैं। तो उसमें आपको एकेडमिक नॉलेज भी होनी चाहिए, यानी ग्रामर की थ्योरेटिकल नॉलेज भी होनी चाहिए। तो आपसे वो पूछेगा कि भाई एक बात बता मेरे को, ये एग्जेक्टिव के प्रकार कितने होते हैं। तो थे बोलो छाती ठोक के कि भाई साहब 8 प्रकार हो, है ना। लेकिन वो एग्जामिनर है। आजकल आरपीएस सवाल कहाँ पूछा है, या आरएसएस भी सवाल कहाँ पूछेगी। अब वो इतना थानबेरवे ने के एग्जेक्टिव का 8 प्रकार हुए, तो उनके पूछने का तरीका ये होगा कि जो एग्जेक्टिव के 8 प्रकार होते हैं उनमें से निम्न में से कौन सा नहीं है ना। यानी आजकल सवाल कैसे बनने लगे, जो अपने को पता है वो तो प्रश्न में होता है, फिर वो आगे पूछता है। तो मैं उसको ऐसा नहीं करने दूंगा। तो चलिए जानते हैं कि ये 8 प्रकार कौन कौन से होते हैं ना। ये 8 प्रकार को जान लो। तो देखो, एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी या डिस्क्रिप्टिव एग्जेक्टिव, यानी व्याख्यान करने वाला एग्जेक्टिव। एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जो संख्या बताए। एग्जेक्टिव ऑफ नंबर, जो संख्या नहीं नंबर भी बताए, है ना, यानी भाई 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, कितने हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव,
यानी जो एक तरह से डेमोन्स्ट्रेट करे एग्जेक्टिव को। इन सबको आगे डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक की खासियत और गुण सब कुछ बताऊंगा आपको, टेंशन मत लो। इंटेरोगेटिव एग्जेक्टिव, जिस एग्जेक्टिव से आप प्रश्न पूछ सको, है ना। एम्फेसाइजिंग एग्जेक्टिव, जिस एग्जेक्टिव से आप किसी बात पे जोर दे उसको। एक्सक्लेमेटरी एग्जेक्टिव, जिस एग्जेक्टिव से आप अपने मन के छुपे हुए अंदर गहरे स्ट्रॉन्ग इमोशन को दर्शा सको। और पॉजेसिव एग्जेक्टिव, यानी ऐसा एग्जेक्टिव जिससे आप किसी को किसी वस्तु पे अधिकार जता सको या किसी वस्तु पे अपना अधिकार है वो बता सको। तो ये 8 प्रकार के एग्जेक्टिव होते हैं। अब चलिए इनको एक एक करके पढ़ते हैं, है ना। देखो पहला क्या है, पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी। निम्न में से कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी रखता है। एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी का मतलब खासियत बताने वाला, है ना, खासियत बताने वाला। अब देखो ये चीज वैसे तो मेरे को आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, जैसे ही आप सेंटेंस पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यार खासियत बताई जा रही है ना। जैसे देखो पहला सेंटेंस देखो, सी हैज 3 एप्पल्स, उसके पास 3 सेब है। तो ये तो एक तरह से नंबर बता रहा है ना। तो इसको एक बार साइड में रखो। दिस बुक इज इंटरेस्टिंग, यह किताब है वह इंटरेस्टिंग है। ये तो किताब की तरफ इशारा कर रहा है, एक तरह से डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। इसको एक बार साइड में रखो। रिया इज ए ब्रेव गर्ल, है ना। यार ये पता नहीं ये हर बार रिया की सेंटेंस क्यों आ जाते हैं, इसको चेंज करना पड़ेगा मेरे को, नहीं लोग मेरे पे शक कर लेंगे। लोगों का पता नहीं लुगाई छेद देगी है ना, मैडम है जो तुम्हारी। तो रिया इज ए ब्रेव गर्ल। तो अब ये देखो कि रिया है वह एक बहादुर लड़की है, ठीक है। रिया है वह एक बहादुर लड़की है। तो अब इसमें इंटरेस्टिंग क्या है कि हमें यहाँ पे रिया की खासियत पता चल रही है ना। रिया की खासियत पता चल रही है कि वह क्या है, वह बहादुर लड़की है ना। तो ये खासियत हो गई ना। तो अपने को इसने क्या बताया, अपन ने इसको बताया कि क्वालिटी पे, रिया की क्वालिटी बता दी। तो इसलिए अपना उत्तर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। आगे चलते है ना। अब देखो कुछ ऐसे शब्द हैं जो अपने को पता चलते हैं, या कुछ ऐसी खासियतें हैं जो अपने को एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी से पता चलते हैं। वो देख लो तुम लोग क्या क्या है। पहले तो अपने को कलर पता चलता है कि कोई चीज का कलर क्या है, ये चीज भी आप एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी से बता सकते हो। वो चीज लाल है, नीली है, पीली है, हरी है, काली है, वो क्या है, वो उस चीज की क्वालिटी होगी और उसको तुम एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी के माध्यम से बता सकते हो। या किसी भी चीज का रंग है ना, वो एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंदर में आएगा। जैसे थे मन को सरास तो थे गोरा गोरा लाग रहा है ना, मैं थोड़ा लाल लाल हो जाऊंगा। तो ये क्या है, ये आपने क्या यूज किया, आपने यूज किया एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी। फिर आप किसी की साइज है ना, वो भी क्या बता सकते हो, आप किसी की साइज है वो भी एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी के माध्यम से बता सकते हो, है ना। कि भाई वह लड़की लंबी है, वह लड़की ऊंची है ना, उनको घर बहुत बड़ो है ना। तो सी लिव्स इन अ लार्ज हाउस, तो यहाँ पे क्या है कि भाई ऐसा कोई शब्द जो किसी शब्द मतलब किसी भी विषय वस्तु या स्थान की साइज बताए तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी। फिर शेप, कि भाई आज मैंने तो गोल मिठाई खाई, ठीक है। रोटी का आकार, जो मैं लव मैरिज करके लाया हूँ जिस लड़की के साथ, उसने जो रोटी बनाई उसका आकार तो भारत के नक्शे के समान था। तो ये क्या आप शेप बता रहे हो, ठीक है। शेप बता रहे हो, तो ये शेप क्या है, ये शेप क्या है, ये शेप है कि भाई साहब एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी। फिर आगे चलते हैं, एज, आप किसी की उम्र बताओ। जैसे बचपन बोल सकते हो, बुढ़ापा बोल सकते हो, जवानी बोल सकते हो, या बोल सकते हो ये बंदा 55 56 57 58 30 40 जितने भी साल का है। वो भी किसके अंदर आएगा, वो भी आएगा भाई साहब एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंदर। फिर टेक्सचर, कि कोई चीज महसूस करने में कैसी है ना। द स्मूथ सरफेस फेल्ट नाइस, तो किसी चीज का जो टेक्सचर होता है उसको भी आप एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी के माध्यम से बता सकते हो। पर्सनैलिटी, कि बंदा काइंड है, क्रूल है, कैसा है, एंग्री है, कैसा है। अपीयरेंस, कोई बंदा कैसा दिखता है ना। जैसे आप कहोगे सर यू आर लुकिंग गोर्जियस टुडे, तो मैं फिर से लाल हो जाऊंगा तो कोई चीज है वो कैसी दिखती है उसको भी आप एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी के माध्यम से बता सकते हो। कंडीशन, कोई चीज नई है, पुरानी है, कैसी हालत में है, ये भी आप एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी के माध्यम से बता सकते हो। टेस्ट और साउंड, ये दोनों भी आप एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी से बता सकते हो कि म्यूजिक भाई बहुत ज्यादा लाउड है, या तुम्हारी आवाज है वो सुनाई नहीं दे रही, तुम्हारी आवाज बहुत ज्यादा कमजोर है। तो ये सारी चीज क्या है, ये भी तुम एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी के माध्यम से बता सकते हो। आगे चलते हैं, आज तो कमर में दर्द आ रहा है, बुढ़ापा नजदीक है, ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ उसी हिसाब से मैंने तुम लोगों के लिए टेस्ट बनाए हैं। मैंने एक एक टॉपिक पे टेस्ट बनाए हैं। तो तुम जैसा यहाँ पे पढ़ सकते हो वैसे तुम टेस्ट भी दे सकते हो अपनी टेस्ट सीरीज के अंदर जाके, तो तुम्हें ना मजा आ जाएगा। फिर इंटरेस्टिंग बात यह है कि टॉपिक वाइज टेस्ट तो मिलेगी, लेकिन जो बदलता हुआ पैटर्न है ना, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, जो बदलता हुआ पैटर्न है
उस हिसाब से मैंने तुम्हारे लिए टेस्ट सीरीज तैयार की है। तो पर्सन यहाँ पे मैं तो इजी लैंग्वेज में बता दूं, लेकिन वहां पे पर्सन थोड़े से मुश्किल मिलेंगे तुम्हें, है ना। तो उनको समझना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन यहाँ पे अगर तुमने अच्छे से पढ़ लिया तो वो पर्सन तुम आराम से दे के आ सकते हो। फिर टीचिंग मेथड हो गया, जो आपको थोड़ा बहुत लिटरेचर वाला पार्ट है वो भी सारा यहीं पे कवर हो जाएगा। इसके अंदर आपको फोनेटिक के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। मैंने ये लिख रखा है कि मैं तुम्हें कम से कम 40 टेस्ट दूंगा, लेकिन आप सभी को पता है टेस्ट 40 से ज्यादा होने वाले हैं, है ना, और सिर्फ नाम मात्र की फीस में। तो अगर आप जुड़ना चाहते हो तो ये अपना ऐप है किड्स क्लासेस नाम से, इस पे जाओ और भाई जाके डाउनलोड कर लो और लॉग इन कर लेना। और करीबन 7-8 टेस्ट तो मैंने फ्री दे रखे हैं, तो पहले वो फ्री वाले टेस्ट दे लेना, अगर तुम्हें अच्छे लगे तो तुम फिर टेस्ट सीरीज है वो बाय भी कर सकते हो। लेकिन एक बात बता दूं कि जो फ्री वाले टेस्ट है ना उसमें एक्सप्लेनेशन नहीं डली हुई, और जो तुम्हारे पेड टेस्ट हैं, जो टेस्ट मैं तुम्हें दूंगा जो खरीदने के बाद तुम दे पाओगे, उनमें तुम्हें पेड सॉरी एक्सप्लेनेशन भी मिली हुई है, 5 से 6 लाइन होगी। यानी अगर तुम्हारा कोई पर्सन गलत हो गया तो तुम्हें ये देखने के लिए वापस अपने नोट्स में जाने की जरूरत नहीं है कि भाई साहब इसका उत्तर क्या होगा, है ना। वहीं पे तुम्हें पता चल जाएगा और वहीं पे तुम्हें समझ में आ जाएगी कि हाँ तुमने गलती कहाँ की है। और देखो, पढ़ना अलग बात होती है, अपना अवलोकन करना अलग बात होती है। जब तक तुम अच्छे से अपना अवलोकन नहीं करोगे ना, तब तक ये मान लो कि तुम तैयारी नहीं कर रहे। आगे चलते हैं। मैं जब भी टेस्ट सीरीज के बारे में बताता हूँ मेरे को वो सब्जी वाली फीलिंग आती है, सब्जी ले लो, आलू ले लो, ऐसी सी फील आती है अंदर से। आइडेंटिफाई द सेंटेंस कंटेन एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्वांटिटी। तो कोई ऐसा सेंटेंस बताओ जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी रखता हो, है ना। अगला अपना प्रश्न है कि कोई ऐसा सेंटेंस बताओ जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी रखता है, यानी जो संख्या बताता है ना। तो देखो, शी बोट 5 पेंसिल्स, ठीक है, उसके पास 5 पेंसिल है। आई हैव सम मनी इन माई पॉकेट, मेरे पॉकेट में कुछ पैसे हैं। दोज एप्पल आर फ्रेश, वह एप्पल है वो ताज़ा है। और ही इज ए ब्रिलियंट स्टूडेंट, वह एक समझदार और बहुत ही समझदार स्टूडेंट है, बहुत ही दिमागदार स्टूडेंट है एक तरह से। तो देखो, अब तुम कूद के पड़े होगे इस पे, तो यहाँ पे तुम्हारा गलत हो गया, क्योंकि जो एडजेक्टिव है ये है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक, जो संख्या के बारे में दर्शाते हैं। यहाँ पे अपन जिस क्वांटिटी की बात कर रहे हैं वो होती है, जैसे कैसे समझाऊं तुमको, जैसे ये है सम, लिटिल, मैनी, मच, ये है क्वांटिटी, है ना, क्वांटिटी। जैसे समझते हैं, चलो इसको अच्छे से समझते हैं, आगे चलते हैं कि एग्जाम्पल ऑफ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, यानी जो तुम्हें फिक्स नंबर ना बताए, है ना। जैसे जिस संख्या में तुम वो नहीं हो, क्या बोलते हैं, डेफिनेट नहीं हो, वो वाले नंबर यहाँ आते हैं। जैसे सारे, कुछ, बहुत ज्यादा, है ना, मच हो गया, मैनी हो गया, फ्यू हो गया। ये सारे क्या हैं, ये सारे कुछ ऐसे शब्द हैं जो किसी भी चीज की क्वांटिटी दर्शाते हैं, लेकिन तुम्हें फिक्स नंबर नहीं बताते। यानी जब तुम्हें किसी चीज का जो नंबर है वो फिक्स नहीं पता होता, तो तुम क्या करते हो, तब तुम यूज करते हो एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। उदाहरण के तौर पे जैसे सम आ गया, है ना, सी हैज सम मनी इन हर वॉलेट, उसके मतलब बटुए में कुछ पैसे हैं। तो अब हमें तुम्हें ये फिक्स नहीं पता कि भाई उसके बटुए में कितने पैसे हैं, तो तुमने क्या लिख दिया, तुमने लिख दिया एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। फिर तुमने लिखा एनी, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, जब तुम्हारे दिमाग में कोई सवाल है, तो ये भी क्या है कि भाई कोई फिक्स नहीं है ना कि कितने हैं, तो इसलिए आपने एनी यूज किया। ऐसे ही मच आ गया, मैनी आ गया, फ्यू आ गया, लिटिल आ गया, इनफ आ गया, ऑल आ गया, है ना, सेवरल आ गया और नो आ गया। समझ गए आप, है ना। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे हैं भाई साहब जो आपके हैं क्या, एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, यानी जो कुछ नंबर बताते हैं। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स एन एग्जेक्टिव ऑफ नंबर, इनमें से कौन से ऐसे फॉलोइंग सेंटेंस है जिसमें एग्जेक्टिव ऑफ नंबर दिया हुआ है। अब ये एग्जेक्टिव ऑफ नंबर जो मैंने आपको पीछे बताया था, जो किसी संख्या को दर्शाए, है ना, और संख्या भी कैसी होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए। फिक्स संख्या को दर्शाए वो होता है एग्जेक्टिव ऑफ नंबर। जैसे देखो, मेरे 2 भाई हैं, मेरे करण अर्जुन आएंगे, ये करण अर्जुन है, ठीक है। आई हैव 2 ब्रदर्स, देयर इज लिटिल मिल्क इन द जार, ठीक है। दैट्स गर्ल इज माई फ्रेंड और ही इज ए क्लेवर बॉय। तो अब आप कहोगे सर इसमें हमें तो देखते ही पता चल गया एग्जेक्टिव ऑफ नंबर कौन सा है, तो ये वाला है भाई साहब, आई हैव 2 ब्रदर्स, कि मेरे 2 भाई है। जिसमें भी तुम्हें संख्या का, फिक्स संख्या का पता चले वो होता है एग्जेक्टिव ऑफ नंबर। जैसे देखो, अब यहाँ पे
दो तरह के एडजेक्टिव ऑफ नंबर होते हैं। एक तो होता है कार्डिनल नंबर्स, एक होता है ऑर्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर वही तुम्हारा एक आ गया, दो आ गया, तीन आ गया, चार आ गया, पांच आ गया। ऑर्डिनल नंबर होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जो तुम्हें किसी चीज का स्थान बताए, है ना, पोजीशन बताए, पोजीशन बताए, वो क्या होता है, वो होता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। लेकिन उसमें भी ऑर्डिनल एडजेक्टिव, यानी जो तुम्हें ऑर्डर बताया ना, ऑर्डिनल से ऑर्डर याद रख लेना। ऑर्डिनल से क्या याद रखोगे तुम, ऑर्डर याद रखोगे, ठीक है, ऑर्डर, ठीक है, आगे चलते हैं। ये भी एक तरह से इन्होंने इसको भी दो तरह से बांट रखा है। अब जैसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो एग्जेक्टिव ऑफ नंबर है और एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, आप उसे एक तरह भी ले सकते हो, लेकिन अच्छा रहेगा कि अलग अलग ले लो, समझने में आसानी होगी। अब देखो, इसने एग्जेक्टिव ऑफ नंबर को भी दो भागों में बांट रखा है ना, क्या, एक तो हो गया इनडेफिनेट और एक हो गया डेफिनेट। यानी डेफिनेट का तो मतलब वो जिसमें अपने को पता है कि नंबर कितने हैं, और इनडेफिनेट वो जिसमें अपने को पता है कि नंबर कितने नहीं है, अपने को नहीं पता कि भाई नंबर कितने हैं। जैसे जिसमें आपको अप्रोक्सीमेटली आइडिया हो सिर्फ, जैसे सेवरल आ गया, मेनी आ गया, सम आ गया, ये क्या होते हैं, ये होते हैं एग्जेक्टिव ऑफ इनडेफिनेट क्वांटिटी। लेकिन आप इसको एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में रखो, और जो 1 2 3 4 5 6 7 8 है उनको आप रखो एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी में। आगे चलते हैं, है ना। क्वेश्चन है, अब ये कह रहा है कि डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव कौन सा है ना, निम्न में से कौन सा ऐसा सेंटेंस है जिसमें डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव है। तो पहले तो ये जानो कि डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव होता क्या है ना। जैसे आप बोलो कि यह गाड़ी मेरी है ना, ऐसे इशारा करके बोलो कि यह गाड़ी मेरी है, तो आपने इशारा किया ना, डेमोन्स्ट्रेट किया, आपने इशारा करके बताया कि कौन सी गाड़ी तुम्हारी है, ये वाली गाड़ी मेरी है ना। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव क्या होता है, वो वाला एग्जेक्टिव जो अपने को किसी चीज की तरफ इशारा करके बताए, एक तरह से ऐसे समझ लो, है ना। जैसे देखो, यहाँ पे एक उदाहरण देखो, दीज फ्लावर्स आर वेरी ब्यूटीफुल। ये जो फूल हैं ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है, ये जो फूल हैं ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है। अब आपने इन फूलों की तरफ इशारा ही तो किया कि ये जो फूल हैं ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है, डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया, इशारा भी आपने करके दिखाया है ना, डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया, तो ये क्या हो जाएंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव हो जाएंगे। अब ये भी दो तीन प्रकार के होते हैं, वो भी थोड़ा देख लो। एक तो होता है दिस, जिसमें तुम बोलोगे यह, जो आता है सिंगुलर चीजों के लिए काम। एक होता है दैट, जो दूर पड़ी हुई चीजों के लिए काम आता है। दिस तो आता है जो चीजें तुम्हारे पास है, दैट आता है जो चीजें तुमसे दूर हैं उनको बताने के लिए कि हाँ यार वो चीजें हैं, वो मेरे से दूर है, वह वाली गाड़ी भी मेरी है, यह वाली गाड़ी भी मेरी है, और वह वाली गाड़ी भी मेरी है, ठीक है, अंबानी मेरे ही काका को छोड़ है। फिर आता है दीज, है ना। अब ये आएगा प्लूरल पास पड़ी हुई चीजों के लिए, यानी जो चीजें तुम्हारे पास हैं और वह संख्या में एक से ज्यादा है। जैसे यह चाबियां मेरी है ना, यह चाबियां मेरी है। और फिर आता है दोस्त, यानी दूर पड़ी हुई चीजें जो समय या टाइम, सॉरी, स्थान या टाइम दोनों में तुमसे दूर हैं और प्लूरल है ना, संख्या में एक से ज्यादा है। तो जैसे आप बोल सकते हो कि वो जो लड़कियां देख रहे हो वो मेरी बेटियां हैं, है ना, दोज गर्ल आर माई डॉटर्स। तो आप क्या कर सकते हो, इशारा करके भी बता सकते हो। आगे चलते हैं, जैसे देखो यहाँ पे इसने उदाहरण दे रखा है, दोज माउंटेन्स आर ब्रेथ टेकिंग। ये जो वो माउंटेन है ना, वो यार वो तो सांस रोक देते हैं, इतने खूबसूरत है। आगे चलते हैं, अगला है आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट कंटेन्स द इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव का मतलब है पर्सन पूछने वाले, है ना, पर्सन पूछने वाले, पर्सन पूछने वाले एडजेक्टिव। जैसे देखो, ही इज ए ब्रिलियंट बॉय, वह जो लड़का है। देखो, एक तो इसको आप ऐसे देख सकते हो कि आपको एंड में क्वेश्चन मार्क देखना है, तो एक तो ये एंड में क्वेश्चन मार्क रहा, है ना, तो आपको पता चल गया कि यार यही पर्सन पूछ रहा है, बाकी तो पर्सन ही नहीं पूछ रहे। और फिर जब आप इसको पढ़ के देखोगे कि विच ड्रेस आर यू वेयरिंग टुडे, कौन सी ड्रेस है वो तुम आज पहनोगी, है ना। अब देखो, है ना, एक चीज याद रखना कि भाई साहब, जो इंटेरोगेटिव एग्जेक्टिव है और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है उसमें कंफ्यूज मत होना, इन दोनों का अंतर है वो मैंने तुम्हें प्रोनाउन में अच्छे से समझा रखा है। लेकिन यहाँ पे तुम सिर्फ पढ़ो इंटेरोगेटिव एग्जेक्टिव, है ना। वो क्या होता है, विच ड्रेस आर यू वेयरिंग टुडे, कौन सी ड्रेस है वो तुम आज पहन रही हो, है ना, कौन सी ड्रेस है वो आज तुम पहन रही हो। या अगर इसे आप प्रोनाउन में बदलना चाहो तो आप ऐसे बोल सकते हो कि आज तुम क्या पहन रही हो, है ना।
और इस एग्जेक्टिव में तुमने क्या बनाया, आज तुम कौन सी ड्रेस पहन रही हो, और अगर तुम इसे प्रोनाउन में बनाओगे तो आज तुम क्या पहन रही हो। ठीक है, तो विच ड्रेस आर यू वेयरिंग टुडे, अब यहाँ पे ड्रेस क्या है, ये नाउन है सर जी, है ना, और ये विच क्या है, ये एग्जेक्टिव है सर जी, है ना। एक चीज याद रखना कि एग्जेक्टिव हमेशा नाउन के साथ आता है, अगर वो नाउन नहीं है उसके पास आस पास तो समझ लेना है कि वो फिर एग्जेक्टिव नहीं है, वो फिर प्रोनाउन है, इस चीज का ध्यान रखना, है ना। आगे चलते हैं, तो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव भी कई होते हैं, जैसे एक तो आ गया विच, एक आ गया व्हाट, एक आ गया हुज, है ना। अब विच है, वो आता है किसी स्पेसिफिक चॉइस के लिए, जैसे आप किसी से पूछना चाहोगे यार तुम क्या करना चाहते हो, तो अगर को आपको किसी बंदे की स्पेसिफिक चॉइस जाननी है तो आप विच का यूज करोगे। फिर आता है व्हाट, यूज टू आस्क अबाउट द नेचर और आइडेंटिटी ऑफ समथिंग, है ना। आप किसी चीज के बारे में जानना चाहते हो या उसके बारे में थोड़ी और ज्यादा जानकारी लेना चाहते हो तो व्हाट यूज होता है। जैसे व्हाट टाइम इज द मीटिंग, की टाइम जो मीटिंग है वो किस समय है, तो आपने मीटिंग के बारे में और ज्यादा जानकारी लेनी, है ना, उसके लिए क्या आता है, व्हाट यूज आता है। फिर आता है हुज, ये आता है किसी चीज का अधिकार जानने के लिए, कि भाई ये गाड़ी किसकी है, हुज कार्स इज दिस, ये गाड़ी किसकी है ना। तो जैसे हुज बैग इज दिस, ये बैग है वो किसका है, तो अधिकार जानने के लिए आप हुज का यूज लेते हैं। अब एक बार फिर से अपनी थोड़ी टेस्ट सीरीज के बारे में बात कर लेते हैं, चिंता मत करो ये लास्ट बार है, इससे आगे शायद मैंने ऐसी स्लाइड ऐड नहीं की है जहां तक मेरे को याद है, आ भी जाएगी तो अपन स्किप कर देंगे, है ना। तो अपन बात करते हैं कि अपने जो टेस्ट हैं वो टॉपिक वाइज होंगे, है ना, जिसमें जिस तरह से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जैसे एक कॉन्सेप्ट पे मैं तुम्हारे लिए पर्सन लेके आया हूँ, वैसे ही ये तुम्हें पर्सन है वो टेस्ट सीरीज में मिलने वाले हैं। हर टेस्ट में करीबन 35% होंगे, ठीक है, 35 क्वेश्चन होंगे, किसी किसी में ज्यादा होंगे लेकिन कम से कम 35 क्वेश्चन तो होंगे ही होंगे। ठीक है, तुम्हें टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे, फिर तुम्हें मिक्स टेस्ट भी मिलेंगे एंड में पेपर के पास, जिसमें अपन ने सारे ही ग्रामर के टॉपिक है वो एक साथ ही ले रखे हैं, है ना। तो प्रैक्टिस करना और ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। फिर तुम्हें ये टीचिंग मेथड हो गया और फोनेटिक्स वगैरह हो गए, सब इसी के अंदर मिल जाएगा, यानी ये वाली जो तुम्हारी टेस्ट सीरीज है ना, ये तुम्हारा 3rd ग्रेड में सिलेक्शन करवा देगी, है ना। और एक एक पर्सन मैंने खुद ने बनाए हैं, किसी और से नहीं बनवाए, तो चिंता मत करो, मतलब कोई भी चीज़ का तुम्हें सवाल हो तो तुम डायरेक्ट मेरे से पूछ सकते हो। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैंने कम से कम 5 से 6 लाइन की, है ना, 6 लाइन की एक्सप्लेनेशन डाल रखी है, तो डिटेल में समझा रखा है मैंने कि ये पर्सन है, इसका ये उत्तर क्यों हुआ है। तो तुम्हें अगर तुम्हारा कोई पर्सन गलत भी होगा है तो तुम्हें वापस है वो नोट्स खंगालने की जरूरत नहीं है, जो कुछ मिलना है वो तुम्हें वहीं मिल जाएगा, है ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं फिर से। Which of the following sentence contain an emphasizing adjective? अब ये emphasizing adjective क्या होता है, तो emphasizing adjective का मतलब होता है किसी चीज पे जोर देने के लिए जो शब्द यूज दिए जाते हैं ना, वो होते हैं emphasizing adjective। जैसे, है ना, सी सॉल्व द होल पेपर इजीली, उसने पूरा पेपर है वो आसानी से सॉल्व कर लिया, है ना। ही मेट द प्रिंसिपल यस्टरडे, उसने वो कल प्रिंसिपल से मिला था। दिस इज द वेरी प्लेस आई वॉज लुकिंग फॉर, यह वही जगह है जो मैं ढूंढ रहा था। और आई हैव सेवरल आइडियाज फॉर द प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट के लिए मेरे पास कुछ अच्छे आइडियाज है। तो अब देखो ये मैंने 4 सेंटेंस पढ़े, आपको कौन सा ऐसा शब्द लगा जो किसी दूसरे शब्द पे जोर देने के लिए काम आए। जैसे ये वाला सेंटेंस एक बार मैं फिर से पढ़ता हूँ कि दिस इज द वेरी प्लेस आई वॉज लुकिंग फॉर, अरे यह वही स्थान है जो मैं ढूंढ रहा था। तो जब एक बात देखो, आप ऐसे भी बोल सकते थे कि यह स्थान है जो मैं ढूंढ रहा था, लेकिन यह वही स्थान है जो मैं ढूंढ रहा था, है ना। तो बस वेरी का यहाँ पे यूज क्या हुआ है भाई, बात पे जोर देने के लिए, बात में वजन डालने के लिए, अपना जो बात है उसको और ज्यादा क्लियरली दर्शाने के लिए यहाँ पे एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव का यूज हुआ है। तो कुछ ऐसे शब्द जो आपको, है ना, किसी शब्द के बारे में और जोर दे, उस पर बात में और ज्यादा वजन डाले, उस बात पर और ज्यादा आपका ध्यान आकर्षित करे, ऐसे शब्द है वो एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव होते हैं। और ये कौन कौन से होते हैं चलिए देख लेते हैं। एक तो होता है ऑन, है ना, जैसे देखो, एक तो मैं बोलूं कि भाई ये पर्सन है वो मैंने बनाए हैं, जैसे अपने टेस्ट सीरीज के बारे में बात करें कि ये पर्सन है मैंने बनाए हैं, या मैं ऐसे बोलूं कि ये जो इंडक्टिव मेथड से पढ़ाने वाला आइडिया ना ये मेरा आइडिया है। और एक मैं ऐसे बोलूं कि ये इंडक्टिव मेथड से पढ़ाने वाला आइडिया ना ये मेरे खुद का आइडिया है, मैंने अपने दिमाग से लगाया है, ठीक है, मेरे खुद का आइडिया है ना। एक तो मैं ऐसे बोलूं कि इंडक्टिव मेथड का आइडिया है मेरा है, इंडक्टिव मेथड का आइडिया। और एक मैं ऐसे बोलूं कि ये जो इंडक्टिव मेथड का आइडिया है ना ये मेरे खुद का आइडिया है, यानी मैंने जोर क्या दिया, अपने पे जोर दिया, है ना।
कि भाई ये इंडक्टिव मेथड वाला आइडिया है, ये मेरे खुद का है। तो अपने बातों में जोर देने के लिए आप क्या कर सकते हो, ऑन का यूज कर सकते हो। जैसे देखो, शी बेक्ड द केक विथ हर ओन हैंड्स, उसने वो केक है अपने खुद के हाथों से बनाया। अब ऐसे भी बोल सकते हो यार उसने केक बनाया है, लेकिन आपने ऐसे बोला कि उसने वो केक है अपने हाथों से बनाया है, तो अब स्वाद अभी को कीचड़ जिसो हो, लेकिन हाँ तारीफ करनी पड़ेगी, निशाम की रोटी बन मिलेगी। ठीक है, एक्सपीरियंस आदमी हूँ तो मेरी बात समझ सकते हो। फिर बात आ गया वेरी। देखो, रोटी वोटी की तो ये सारी बातें झूठ है, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन होता क्या है कि जैसे मान लो आपकी वाइफ है ना, तो वो आपके लिए जब कोई खाना वगैरह बनाती है, अब देखो हमेशा ये नहीं होता कि खाना बहुत ज्यादा अच्छा बन जाए। कोई चीज पहली बार कोई इंसान बनाए तो गलती हो जाती है। अब वो तुम पे है, अगर तुमने दो शब्द तारीफ के बोल दिए तो उनका उसका दिन अच्छा चल जाएगा, यानी उसने जितनी देर किचन में मतलब अंदर जाके जो मेहनत की है ना, वो उसकी सफल हो जाएगी। और तुमने ये कह दिया ना, अरे बढ़िया को नहीं क्या करे, क्यों आगती हो, मैं बारूम ले आते तो यहाँ कर दे तो मैं कर दे तो फिर उसका पूरा दिमाग ही खराब हो जाता है। जैसे मैं एक बार भी तुम्हें बात बताऊं कि मेरी जब नई नई शादी हुई थी, तो मैंने अपने वाइफ को बोला कि आज बिरयानी तुम बना लो, है ना, मम्मा को रहने दो, तुम बिरयानी बना लो। उसने बोला ठीक है। फिर हुआ ये कि हम है जो हमारे पूरे घर के वो स्पाइसी खाना खाते हैं, और जो मेरी वाइफ के परिवार वाले हैं वो थोड़ा फीका खाना खाते हैं। तो मैंने उसको ऐसे ही 3-4 बार बता दिया, बोल दिया कि यार खाना है ना थोड़ा स्पाइसी बनाना, खाना है वो थोड़ा स्पाइसी बनाना। ऐसे मैं मतलब 3-4 बार घूम घूम के आया, कोई भी काम था घूम घूम के आया, और मैंने उनको ये बात बोल दी। तो हुआ ये कि जितनी बार मैंने बात बोली ना, उतनी बार उनको ये लगा कि शायद मैंने स्पाइस कम डाला है, तो उन्होंने और ऐड कर दिया, उन्होंने और ऐड कर दिया। एंड में वो बिरयानी इतनी तीखी बन चुकी थी कि अब खाना पॉसिबल नहीं था, फिर भी मैंने खाई। मेरे जी जाने में गया खाई, लेकिन फिर भी मैं खाई। मैं रोज ना खाऊं पीती तो कौन खा पाए, लेकिन फिर भी मैं बिरयानी खाई। तो यही है कि हमेशा वो एफर्ट नहीं कर सकते, कभी कभी आपको भी थोड़ा बहुत एफर्ट है वो अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा। आगे चलते हैं, बात आती है एब्सोल्यूट एडजेक्टिव की, है ना। यूज टू एम्फसाइज कंप्लीटनेस और टोटलिटी। अब देखो होता ये भी है कि मैं बचपन से अपनी माँ के हाथ का खाना खाता है ना। तो अब अचानक अब आपको पता है दो इंसान बिल्कुल कभी भी एक जैसा खाना नहीं बना सकते, तो स्वाद चेंज होता है। और मैं कुछ ज्यादा ही ममाज बॉय था, तो बचपन से भाई माँ नहीं पाला है, अपने सबको माँ ही पालती है। तो वो मम्मा का हाथ का खाना, मम्मी जी का हाथ का खाना सेट हुआ होता है, तो थोड़ी मुश्किल आती है शुरू शुरू में। मैं एडवाइस दे रहा हूँ, एक्सपीरियंस आदमी हूँ, बात सुना करो मेरी, ठीक है। यूज टू एम्फेसाइज, अब एब्सोल्यूट की भी बात, जैसे वेरी की बात कर लेते हैं। यूज टू एम्फेसाइज एग्जैक्टनेस और इंटेंसिटी ऑफ ए नाउन, कि किसी चीज का महत्व बढ़ाने के लिए आप वेरी यूज करते हो, है ना। जैसे दिस इज द वेरी बुक आई वाज लुकिंग फॉर, एक तो तुम कह दो यार ये किताब में ढूंढ रहा था, एक तुम ऐसे बोलो कि ये वही किताब है जो मैं ढूंढ रहा था। तो आपने महत्व बढ़ा दिया किताब का, आपने अपनी बात की इंटेंसिटी बढ़ा दी, है ना। तो इसके लिए आप वेरी यूज कर सकते हो। फिर बात आ गई एब्सोल्यूट की, है ना, कि जैसे इट वाज एन एब्सोल्यूट डिजास्टर, तो आप किसी चीज की कंप्लीटनेस या टोटलिटी पे अगर जोर देना चाहो कि यार सचमुच में बहुत बड़ा डिजास्टर था, है ना, सब कुछ खत्म ही कर दिया, इट वाज एन एब्सोल्यूट डिजास्टर, असल में ये तो डिजास्टर था, तो वहां पे आप क्या यूज करोगे, एब्सोल्यूट यूज करोगे। आगे चलते हैं, फिर बात आती है टोटल की, है ना। जैसे यूज टू एम्फेसाइज द, है ना, इंटरनिटी ऑफ समथिंग, किसी चीज को आप पूरी तरह से उस पूरी चीज पे ही जोर डालो, तो आप टोटल का यूज कर सकते हो कि द प्रोजेक्ट वाज टोटल सक्सेस, कि प्रोजेक्ट था वो पूरी तरह से सफल रहा। आप ऐसे भी बोल सकते थे कि प्रोजेक्ट है वो सफल रहा, लेकिन आपने क्या बोला कि जो प्रोजेक्ट है वो पूरी तरह से सफल रहा। तो इस तरह से आपने क्या किया, आपने भाई टोटली, है ना, पूरे सक्सेस है ना, जो सक्सेस बोल दिया कि शुरू से लेके आखिर तक जो अपन ने हर एक एफर्ट किया था ना, वो सारा ही सक्सेस हो गया। तो इस तरह से आप किसी बात को बोलने के लिए टोटल का भी यूज कर सकते हो। फिर आती है कंप्लीटनेस, है ना। यूज टू एम्फेसिस दैट समथिंग इज अ होल और एंटायर, एग्जांपल ही इज कंप्लीट स्ट्रेंजर टू मी, वह मेरे लिए मतलब भाई आप किसी चीज को पूरी तरह अगर कोई बात कहना चाहो तो आप कंप्लीट का भी यूज ले सकते हो कि ही इज कंप्लीट स्ट्रेंजर टू मी, वह मेरे से, मैं उससे पूरी तरह से अनजान हूँ। एक तो आप कभी कभी मिले हुए होते हो, एक आपने उसको कभी देखा ही नहीं, बात शक्ल ही तार सामने पहली बार आई है, तो आप क्या बोलोगे, ही इज ए कंप्लीट स्ट्रेंजर टू मी, है ना, वह मेरे लिए पूरी तरह से अनजान है। या कदे कदे आपकी आपकी प्रियतम से लड़ाई हो जाए तो वो बोलती है ओ इनमें जानू ही नहीं, है ना, फोन ही को नहीं उठा उतारो, वही बात है। फिर बात आती है अटल की, है ना। यूज टू एम्फेसाइज एक्सट्रीम डिग्री ऑफ इंटेंसिटी एंड द मीटिंग वाज एन अटर वेस्ट ऑफ टाइम, कि भाई जो कोई चीज को वही बात है वेरी, जैसे आप यूज करना चाहते हो वैसे यूज कर सकते हो
कि द मीटिंग वाज एन अटर वेस्ट ऑफ टाइम, कि जो मीटिंग थी वो पूरी तरह से टाइम का वेस्ट थी, यानी कोई उसका फायदा नहीं निकला, है ना। आप ऐसे भी बोल सकते थे कि मीटिंग अच्छी नहीं है, लेकिन आपने क्या बोला, द मीटिंग वाज एन अटर वेस्ट ऑफ टाइम। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट कंटेन एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। तो देखो, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव एक ही होता है, जो होता है व्हाट, है ना। जैसे आप बोलो व्हाट अ कार, है ना, कि यार ये गाड़ी देखो क्या गाड़ी है, तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत खूबसूरत गाड़ी है। व्हाट अ हाउस, तो आप बोलोगे यार बहुत ही खूबसूरत हाउस है ना। क्या घर है, ऐसा बोलो तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत घर है। एक तो एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव की खास बात होती है कि सेंटेंस में आपको ये वाला निशान दिखाई देगा, जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि व्हाट आएगा, तो इससे अपना उत्तर ए सही हो जाता है ना, कि कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन है या आपको चीज बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखाई देगी, और उसमें सरप्राइज का भी एलिमेंट है, तो आप व्हाट यूज करोगे। जैसे देखो, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे और व्हाट एन अमेजिंग परफॉर्मेंस, क्या खूबसूरत दिन है और भाई साहब क्या परफॉर्मेंस है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन ए पोजेसिव एडजेक्टिव, इनमें से कौन सा ऐसा एडजेक्टिव है जो एक पोजेसिव एडजेक्टिव को दर्शाता है, यानी ऐसा एडजेक्टिव जो अधिकार बताने का काम करता है। जैसे यह मेरी किताब है, यह मेरा फोन है, ठीक है, यह मेरा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम किड्स क्लासेस है, जहाँ पे मैं आपको थर्ड ग्रेड की ग्रामर पढ़ा रहा हूँ इंडक्टिव मेथड से, और ऐसा आज तक यूट्यूब पे किसी ने नहीं कहा। ऐसे ही चलते चलते मैं खुद की अपनी तारीफ कर लेता हूँ बीच में। तो सीधी सी बात है, पॉजिटिव एडजेक्टिव यानी ऐसा एडजेक्टिव जो अधिकार दर्शाए, है ना, अधिकार दर्शाए। जैसे देखो, माई बुक इज ऑन द टेबल, मेरी जो किताब है वो टेबल के ऊपर है ना। दीज एप्पल्स आर स्वीट, यह सेब है वह मीठे हैं। ही बोट टू पेन्स, उसने दो पेन खरीदे। विच कलर डू यू लाइक, तुम्हें कौन सा कलर पसंद है। तो ये जो माई बुक है ना, यहाँ देखो मेरी किताब, है ना, मेरी किताब, तो ये क्या है, यहाँ पे किताब पे अपना अधिकार बताया जा रहा है ना, बताई जा रही है कि ये किताब किससे बिलोंग करती है, तो वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पोजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पे ए सही हो जाएगा। अब देख लो तुम, पोजेसिव एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं। जैसे एक तो होता है माई, अगर आपको खुद की किसी चीज की अधिकार बताना है तो आप माई यूज लोगे, दिस इज माई बुक, यह किताब मेरी है। फिर एक होता है योर, जब आपको सामने वाले की चीज का अधिकार बताना होगी, यह भाई चीज है वो तेरी है, तो आप योर यूज लोगे। जैसे दिस इज योर बैग, यह बैग तुम्हारा है। लेकिन अब कोई दूर कोई लड़का खड़ा है जिसकी तुम दो जने बात कर रहे हो, और उसका किसी चीज पे अधिकार बताना है, तो तुम हीज यूज लोगे, है ना। दैट इज हीज कार, यह गाड़ी उसकी है, ठीक है। और अगर कोई लड़की है दूर खड़ी है, या उस लड़के के बारे में तुम बात कर रहे हो, और उस लड़की का किसी चीज पे अधिकार बताना है, तो तुम हर यूज लोगे, है ना। शी लव्स हर डॉग, वह अपने कुत्ते से प्यार करती है, तो कुत्ता किसका है, हर का है, यानी उस लड़की का है। इट्स बिलोंग टू इट, है ना, बिलोंग्स टू इट। द कैट लिक्ड इट्स पॉ, जो बिल्ली है उसने अपने तलवे चाटे, या ये मान लो कि क्या बोलते हैं, अपने पंजे चाटे, है ना, पोज यानी पंजा होता है वैसे। तो अब इट का आता है निर्जीव चीजों के लिए, निर्जीव चीजों का किसी चीज पे अधिकार बताने के लिए, किसी जानवर का किसी चीज पे अधिकार बताने के लिए आप इट यूज करते हो। आर, है ना, किसी चीज पे सामूहिक अधिकार बताने के लिए, यानी आप पांच जने मिलके एक गाड़ी लेके आओ, तो आप क्या बोलोगे, दिस कार इज आर्स, है ना, ये गाड़ी है वो हमारी है ना। दिस कार इज आर्स, दिस इज आर हाउस, तो यह जो घर है वह हमारा है। देयर, है ना, देयर यानी उनका। बिलोंग टू देम, यानी जो, मान लो कोई सामने आपके पांच लोग खड़े हैं, आपको बताना है कि ये घर उनका है, तो आप क्या बोलोगे, है ना, दिस हाउस इज बिलोंग्स टू देम, ये घर है वह उनका है। या सॉरी, दिस इज देयर हाउस, ये घर उनका है, ऐसे आप बोलोगे, ठीक है। दे बोट देयर फ्रेंड टू द पार्टी, वह अपने दोस्त को पार्टी में लेके आए, तो ये फ्रेंड किसका है, देयर का है। आगे चलते हैं। रवि इज अ काइंड बॉय, ठीक है, रवि है वो एक है, क्या है, रवि एक काइंड बॉय है। रवि क्या है, एक काइंड बॉय है, यानी रवि क्या है, रवि एक उदार लड़का है ना। तो अब ये डिग्री कौन सी है। अब आप कहोगे सर इतनी देर तो आपने सेंटेंस के प्रकार पढ़ाए, ये डिग्री कहाँ से आ गई, है ना। तो आप किसी चीज को तीन रूपों में बता सकते हो। जैसे मैं एक बात बोलूं कि यार
ये गाड़ी फास्ट है ना, ना जैसे कार की बात करें अपन, तो आप इसकी तीन तरह से आप इसकी खासियत बता सकते हो। पहली, ये गाड़ी फास्ट है ना, ये होती है पॉजिटिव डिग्री। लेकिन अब आपको बताना है कि ये वाली गाड़ी उस वाली गाड़ी से तेज है ना, यानी फास्टर है। तो अब आपको अगर कंपैरिजन करना है तो ये हो जाएगी फास्टर कार, है ना। जो आपको मतलब किसी जब दो चीजों की आप तुलना कर रहे हो किसी गुण को लेके, तब आप यूज करते हो, उसको बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है। फिर आपको बताना है कि ये गाड़ी सबसे तेज है, यानी मतलब पूरी अपनी जाति में इससे अच्छा कोई है ही नहीं, तो वो होती है सुपरलेटिव डिग्री, जिसमें आप जैसे बोलते हो कि ये गाड़ी है वो फास्टेस्ट है। ठीक है, ये क्या है, ये आएगी सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, आपने तीनों डिग्रियों के प्रकार समझ ली। तो चलिए थोड़ा और जानते हैं इनके बारे में। तो अब देखो ये क्या है, रवि एक उदार लड़का है, तो न तो अपन ने रवि की किसी से कंपेयर किया, नहीं ये कहा कि रवि सबसे उदार लड़का है, अपन ने सिर्फ सीधा सिंपल बोला है कि रवि है वो एक उदार लड़का है। तो ये क्या हो जाएगी फिर, ये हो जाएगी पॉजिटिव डिग्री, है ना। क्या हो जाएगी, पॉजिटिव डिग्री हो जाएगी, पॉजिटिव डिग्री हो जाएगी। आगे चलते हैं, पॉजिटिव डिग्री क्या होता है थोड़ा और जान लेते हैं। पॉजिटिव डिग्री इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव, जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, यानी इससे ज्यादा सिंपल है कोई और एडजेक्टिव की फॉर्म नहीं हो सकती। इट डिस्क्राइब्स ए क्वालिटी ऑफ ए नाउन विदाउट मेकिंग एनी कंपैरिजन। ये एक नाउन की क्वालिटी बताता है, न तो उसे कंपेयर किए बिना, न ही उसे दुनिया में सबसे बेस्ट बताए बिना। ठीक है। इट यूज व्हेन नो कंपैरिजन इज बीइंग मेड एंड सिंपली स्टेट ए फैक्ट। जब आप सिर्फ एक तथ्य बता रहे हो तब आप पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हो। जैसे देखो, सी इज टॉल, वह लंबी है ना। अब एक चीज ध्यान रखना, शायद मैंने अभी तक आपको नहीं बताई है, कि आप कहोगे सर इसके पास तो इसके पास तो कोई है ही नहीं, प्रोनाउन है ही नहीं, है ना, नाउन है ही नहीं, तो फिर ये कैसे एडजेक्टिव हो गया। तो ये शी की तो बात कर रहा है, लंबा कौन है, शी है ना, शी इज टॉल, है ना। तो जब भी इज एम आर वॉज वर्ब, है ना, मेन वर्ब की जगह यूज होती है, तो अपन उनको बोलते हैं क्या, अपन उनको बोलते हैं लिंकिंग वर्ब, है ना, लिंकिंग वर्ब। और लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा एडजेक्टिव आता है। एडजेक्टिव आता है या क्या आता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है ना। और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एक तरह से एडजेक्टिव ही होता है। आगे चलते हैं। दिस इज ए ब्यूटीफुल पेंटिंग, यह पेंटिंग है वह खूबसूरत है। और द मूवी वाज इंटरेस्टिंग, और जो मूवी है वह इंटरेस्टिंग थी। आगे चलते हैं। तो ये क्या हो गई अपनी पॉजिटिव डिग्री, यानी सिर्फ एक तथ्य बताने के लिए, ना तो आपने किसी के साथ कंपैरिजन किया या किसी को सबसे बेस्ट बताया, क्या किया है आपने सिर्फ एक तथ्य बताया है ना। तो वो क्या हो गया, वो हो गया पॉजिटिव डिग्री। अब बात करते हैं कंपैरेटिव डिग्री। रमेश इज टॉलर देन सुरेश, रमेश है वो लंबा है सुरेश से। तो अब यहाँ पे आप एक इंटरेस्टिंग चीज, थोड़ा अगर सेंटेंस को ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि अपन ने सिर्फ ये नहीं कहा कि रमेश लंबा है, अपन ने ये कहा कि रमेश है वो सुरेश से लंबा है ना। तो अपन ने क्या कर दिया, कंपैरिजन कर दिया, कंपैरिजन कर दिया, दोनों के गुणों को पास पास रख के अपन ने देखा कि कौन ज्यादा लंबा है कौन ज्यादा नाटा है। तो अपने को पता चला कि भाई रमेश ज्यादा लंबा है, तो अपन ने टोल के आगे ई आर लगा के, है ना, जो इसको लंबा कर दिया। तो आप कहोगे कि सर ये सारी कंपैरिजन ऐसे ही होती है क्या, यानी किसी भी एडजेक्टिव के आगे आप ई आर लगा के आप कंपैरेटिव डिग्री बना सकते हो क्या। तो चलिए बात करते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री बनती कैसे, इसका तो उत्तर हो जाएगा कंपैरेटिव डिग्री। अब बात करते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री बनती कैसे। उससे पहले थोड़ा कंपैरेटिव डिग्री के बारे में जान लेते हैं। द कंपैरेटिव डिग्री इज यूज टू कंपेयर टू थिंग्स, पीपल और ग्रुप। ये भाई कंपैरेटिव डिग्री है वो दो चीजों के बीच, दो लोगों के बीच या दो ग्रुप्स के बीच है। वो ग्रुप मतलब जो क्वालिटी है या उनकी खासियत है उनको कंपेयर करने में काम आती है। इट शोज दैट वन नाउन हैज मोर और लेस क्वालिटी देन अदर। ये बताता है कि एक नाउन की क्वालिटी कम या ज्यादा है दूसरे के मुकाबले। ठीक है। अब जरा देखते हैं कि भाई इसको बनाया कैसे जाता है। तो जब किसी शब्द में या किसी नाउन में, है ना, किसी एडजेक्टिव में, सॉरी, किसी एडजेक्टिव में दो सिलेबल हो, यानी दो स्वर हो, है ना, दो स्वर हो, दो स्वर हो या दो से कम स्वर हो, है ना, दो या दो से कम स्वर हो, तो वहां आप ई आर लगा सकते हो। जैसे समझो टोल, तो यहाँ पे एक ही स्वर है ना, तो आप ई आर लगा के इसको टोल बना सकते हो। फास्ट, एक ही स्वर है ना, तो यहाँ पे आप इसको ई आर लगा के फास्टर बना सकते हो।
लेकिन जो बड़े शब्द होते हैं, है ना, जैसे ब्यूटीफुल, अब इसमें देखो कितने हैं, एक, है ना, ब्यूटीफुल, तो इसमें तीन है ना, इसमें तीन है, इसमें कितने हैं, इसमें तीन स्वर है, तो यहाँ पे आप ई आर नहीं लगाओगे, आप यहाँ पे मोर लगा देना बस, मोर ब्यूटीफुल। जैसे ही इंटरेस्टिंग, तो एक, दो, तीन, चार, अब इसमें चार स्वर है, चार स्वर है, तो आप क्या करोगे, मोर लगा दोगे। ठीक है, ये इरेगुलर है, इसको आगे पढ़ेंगे, एक बार इसको छोड़ दो, आगे इसको आसानी से समझेंगे। तो सीधी सी बात है, जिस भी एडजेक्टिव में दो या दो से कम स्वर हो, वहां तो उसके आगे आप ई आर लगा दोगे, और जिसमें दो से ज्यादा हो, यानी तीन हो, चार हो, पांच हो, ज्यादा स्वर हो, तो वहां आप क्या लगाओगे, मोर लगा दोगे, है ना। ऐसे क्या बन जाएगी, कंपेरेटिव डिग्री बन जाएगी, है ना। ऐसे क्या बन जाएगी, कंपेरेटिव डिग्री बन जाएगी। अब टोल है, अपने को लंबा बता के कंपेयर करना है, तो आपको पता है कि टोल में तो एक ही है, तो आपने आगे ई आर लगा दिया, क्या बना दिया, टोलर, है ना। तो जो रमेश है वो सुरेश से लंबा है। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं कि अनीता इज द स्मार्टेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। अनीता है वो क्लास में सबसे ज्यादा स्मार्ट है, ठीक है। अब यहाँ भी कंपैरिजन ही किया गया है, लेकिन यहाँ उसे सबसे बेस्ट बता दिया गया है ना। जब किसी चीज को आपको मतलब उसकी टॉप क्वालिटी बतानी हो या टॉप कमी बतानी हो, तो आप क्या कर सकते हो, आप है वो सुपरलेटिव डिग्री का यूज ले सकते हो। सुपरलेटिव डिग्री किस लिए यूज आती है, सुपरलेटिव डिग्री यूज आती है ग्रुप में कोई अगर किसी चीज में सबसे ज्यादा खास है ना, या किसी चीज में सबसे ज्यादा कमजोर है, तो उसको बताने के लिए आप सुपरलेटिव डिग्री यूज लोगे। सुपरलेटिव डिग्री को आप या तो इससे पहचान सकते हो, या फिर आप इससे पहचान सकते हो, हमेशा उसके साथ दया आता है ना, हमेशा उसके साथ दया आता है। तो एक तो ये सुपरलेटिव डिग्री है, और अब देखते हैं कि ये बनती कैसे। पहले देखते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री यूज कैसे होती है। तो द सुपरलेटिव डिग्री इज यूज टू कंपेयर थ्री और मोर थिंग्स और पीपल और ग्रुप, कि तीन चार लोगों में अगर आपको कंपैरिजन करना हो, यानी दो से ज्यादा ग्रुप्स के बीच या लोगों के बीच, यानी मान लो पांच लोग हैं, और पांच लोग में आप सबसे ज्यादा तेज दौड़ते हो, तो मैं क्या कहूंगा, यू आर द फास्टेस्ट पर्सन इन दिस ग्रुप, कि आप है वो इस ग्रुप में सबसे तेज बनते हो। तो जब तीन से चार लोगों के बीच कंपैरिजन करना हो और किसी की क्वालिटी है वो ज्यादा या कम बतानी हो, तो आप सुपरलेटिव डिग्री का यूज लेते हो, है। इट शोज दैट वन नाउन हैज हायर और लोअर डिग्री ऑफ ए क्वालिटी विद इन द ग्रुप, यानी एक ग्रुप में किसी इंसान की सबसे ज्यादा या कम किसी खासियत को बताने के लिए आप सुपरलेटिव डिग्री यूज कर सकते हो। बनती कैसी है, तो वही बात है कि दो या अगर दो से कम एडजेक्टिव है, तो आप उसके एंड में ईएसटी लगा देना। जैसे यहाँ पे एक है स्वर, यहाँ पे भी एक है स्वर, तो आपने ईएसटी लगा दिया एंड में, ये क्या बन गई, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। लेकिन वहीं अगर कोई लंबे एडजेक्टिव है जिनमें दो से ज्यादा स्वर है, जैसे यहाँ पे अपन ने बात की थी तीन है और यहाँ पे चार है, तो वहां पे आप मोस्ट लगा देना आगे, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट इंटरेस्टिंग। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ द इरेगुलर एडजेक्टिव गुड, है ना। तो देखो सीधी सी बात है कि गुड की है ना, आपको कंपैरेटिव डिग्री बतानी है। तो देखो इतनी देर मैंने समझाया, वही कर दो। आप क्या करोगे, पहले आपने लिखा गुड और फिर ईआर लगा दो, क्या हो जाएगा, गुडर, है ना। लेकिन ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक चीज पढ़ो, ये क्या है, ये एक इरेगुलर एडजेक्टिव है। तो इरेगुलर एडजेक्टिव वो होते हैं जिनकी पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव डिग्री तो कुछ और होती है, कंपेरेटिव कुछ और होती है, सुपरलेटिव कुछ और होती है ना। जैसे अपना गुड ही मान लो, तो गुड की पॉजिटिव डिग्री तो होगी गुड, ठीक है, कंपेरेटिव होगी बेटर, है ना, और सुपरलेटिव होगी बेस्ट, है ना। तो आप कहोगे सर अब मानने कोई सपना थोड़ी आ रहा है कि तो रेगुलर हो है कि इरेगुलर हो है, यानी आप कहोगे सर हमें थोड़ी पता चलेगा कि किसके तो अपने को ई आर या मोर लगाना है, किसकी दूसरी होगी, तो आप कुछ बताओ ऐसा कुछ जिससे अपने को पता चले। तो देखो इससे पता तुमको ऐसे चलेगा कि ये कुछ खास हैं जो मैंने आपको निकाल के दे दिए हैं, जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे गुड है, तो गुड का क्या हो गया, बेटर और बेस्ट। फिर जो बैड है उसका हो गया वर्स और रस्ट। फिर जो फार है उसका फर्दर और फर्दर रेस्ट, उसका फार और फारेस्ट भी हो सकता है, ठीक है। लिटिल, लिटिल का लेस और लीस्ट। मेनी और मच का मोर और मोस्ट। ओल्ड का एल्डर और एल्डेस्ट, ठीक है। लेट का लेटर और लेटेस्ट, ठीक है, या फिर लेटर या लास्ट।
ऐसे भी बोल सकते हो। नियर का नियरर और नेक्स्ट या नियरेस्ट। वेल यानी जो हेल्थ से रिलेटेड होती है, वेल यानी वो बेटर, और बेस्ट वो भी ऐसे ही होती है। और जो इल है उसका होता है वर्स और वर्स्ट। अब ये तो वो जो खास खास आ गए जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं जी, या इनका इंग्लिश में सबसे ज्यादा यूज दिया जाता है। अब आपको अगर और ज्यादा जानने हैं तो आप जाना गूगल पे और लिख देना टॉप 100 कॉमन एडजेक्टिव्स, तो आपको वो लिस्ट दे देगा, वहां पे मस्त पढ़ लेना जितने पढ़ने। आगे चलते हैं, ठीक है, इसको चलो छोड़ दो, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा इसके बारे में। आइडेंटिफाई द फॉल्टी सेंटेंस, निम्न में से कौन से सेंटेंस में गलती है बताओ। तो ही इज मोर सीनियर देन हिज कलीग्स, वह अपने सहकर्मियों से ज्यादा सीनियर है, क्या ये सही है। ही इज सीनियर टू मी इन ऑफिस, वह मेरे से सीनियर है ऑफिस में, क्या ये सही है। ही इज ओल्डर देन हिज ब्रदर, वह अपने ब्रदर से ज्यादा बड़ा है। और सी इज मोर इंटेलिजेंट देन हर फ्रेंड, वह अपने फ्रेंड से ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो बताओ निम्न में से कौन सा सेंटेंस है वो गलत है। तो आप अब दिमाग लगाओगे लगाओगे लगाओगे, फिर भी आपको नहीं पता चलेगा कि कौन सा गलत है। तो मैं आपको बता दूं कि जो ये वाला सेंटेंस है ना, ये गलत है। अब ये गलत कैसे है वो देखते हैं थोड़ा, है ना। तो देखो कुछ ऐसे, जैसे अपने कभी हिंदी पढ़ी हो तो आपने सुना होगा विदेशज शब्द, है ना, विदेशज शब्द, यानी ऐसे शब्द जो विदेशी भाषा से लिए गए हैं। तो इंग्लिश में भी कुछ ऐसा ही सीन है, कुछ ऐसे शब्द है जो लैटिन भाषा से लिए गए हैं, है ना। और उनका जब आप कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाओ तो थोड़ा अलग बनता है। तो देखो आपको मैं बताऊं कि ये जो सीनियर है ना, ये पहले से ही कंपैरेटिव में है। यानी सीनियर का मतलब ये होता है किसी से ऊंचा होना, है ना। तो इसको आपको और ज्यादा कंपैरेटिव बनाने की जरूरत नहीं है, यानी इसमें मोर नहीं लगेगा, है ना। और ऐसे बहुत सारे सेंटेंस है, जैसे देखो ये लैटिन एडजेक्टिव होते हैं, इनका आप कंपैरेटिव नहीं बनाते क्योंकि इनका कंपैरेटिव पहले से बना हुआ होता है, ठीक है। तो देखो सीनियर है ना, इसका मतलब है ओल्डर या एल्डर पोजीशन में, और इसका मतलब ये होता है कि किसी से पोजीशन में ऊंचा होना। जूनियर यानी यंगर, किसी से या तो उम्र में कम होना या फिर ओहदे में कम होना। और ये पहले से ही कंपैरेटिव है कि आप है किसी बंदे से जूनियर हो, है ना। सुपीरियर यानी हाइयर इन रैंक में होना, है ना, और इसका पहले से ही मतलब है किसी से रैंक में हाई होना। इंफीरियर यानी किसी से रैंक में कम होना, और इसका पहले से ही मतलब है कि आप किसी से रैंक में कम हो, तो ये पहले से ही कंपैरेटिव है ना। तो न तो आपको इसके आगे ई आर लगाना है, न इसके आगे आपको मोर लगाना है, ठीक है। ये दोनों गलत होंगे, ये चीज ध्यान रखना, है ना, ये दोनों गलत होंगे। ये पहले से ही सीनियर है ना, वो पहले से ही कंपेरेटिव है, ये लेटिन एडजेक्टिव होते हैं। ये मेजर हो गया, सीनियर हो गया, जूनियर हो गया, ये सारी चीजें याद रखना। आगे चलते हैं, ठीक है, आगे देख लो। मेजर, माइनर, प्रायर, है ना, पोस्टीरियर, ये भी सारे क्या हैं, ये भी सारे लेटिन एडजेक्टिव है। मेजर का मतलब होता है ग्रेटर और मोर इंपॉर्टेंट, माइनर का मतलब होता है लेस इंपॉर्टेंट, प्रायर का मतलब होता है पहले, पोस्टीरियर का मतलब होता है बाद में। तो ये सारे पहले से ही कंपेरेटिव डिग्री में है, तो आपको इनकी कंपेरेटिव डिग्री बनाने की जरूरत नहीं है। इनको बोलते हैं लेटिन एडजेक्टिव, ठीक है। आगे चलते हैं। व्हाट इज द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो भाई साहब ये पूछ रहा है कि जो ये परफेक्ट है ना, इसकी सुपरलेटिव डिग्री बताओ। तो आप कहोगे कि परफेक्ट की मोर परफेक्ट होगी या परफेक्ट टेस्ट होगी, ये आप सोच रहे होगे। तो मैं आपको बता दूं कि परफेक्ट एक ऐसा शब्द है जिसकी कोई सुपरलेटिव डिग्री नहीं होती, है ना। कारण, न इसकी कोई कंपेरेटिव डिग्री होती है। कारण, मैंने ये कह दिया कि भाई ये दीवार है, ये परफेक्ट है, यानी इस दीवार में कोई कमी नहीं है। तो अब कोई दूसरी दीवार है वो इससे ज्यादा अच्छी कैसे हो सकती है। जब इस दीवार में कोई कमी नहीं है तो ये तो सबसे बेस्ट अपने आप होगी। उदाहरण के तौर पे समझो, मैंने कह दिया कि ये चूहा मरा हुआ है, तो आप ये बोल सकते हो क्या कि वो वाला चूहा है ना वो इससे ज्यादा मरा हुआ है। ये तो कोई मतलब ही नहीं हुआ, क्योंकि जान तो दोनों की निकली हुई है, तो दोनों मरे हुए ही होंगे। समझ गए। आपने कह दिया कि यार, जैसे उदाहरण के तौर पे आप, मैं आपको बताता हूँ कुछ कि, हाँ जैसे आपने कह दिया कि, हाँ कि मेरा होमवर्क है वो कंप्लीट है। आपने ये बोल दिया कि मेरा होमवर्क है वो कंप्लीट है। तो अगर कोई आपको मिलेगी यार मेरा होमवर्क तो तेरे से भी ज्यादा कंप्लीट है, तो ये कोई सेंस ही नहीं बना।
कंप्लीट का मतलब होमवर्क खत्म हो गया, तो इसमें कम क्या ज्यादा क्या, खत्म तो खत्म होता है ना। तो इनको बोलते हैं एब्सोल्यूट एडजेक्टिव, यानी ऐसे एडजेक्टिव जो अपने आप में पहले से ही सुपरलेटिव डिग्री में होते हैं भाई साहब, और इनकी पॉजिटिव और कंपेरेटिव डिग्री होती नहीं है। जैसे परफेक्ट, यानी किसी चीज में कोई कमी होना ही नहीं। यूनिक का मतलब होता है सबसे अलग, तो कोई चीज सबसे अलग है ना, तो वो सबसे अलग ही है, अब इसमें कम और ज्यादा का कोई सीन ही नहीं है। डेड, अगर कोई चीज मरी गई है तो वो डेड ही हुई। इटर्नल, यानी हमेशा रहने वाली, एक तरह से अमर। अब मैंने कह दिया मैं अमर हूं, तो कोई ऐसा कह सकता है कि मैं तेरे से ज्यादा अमर हूं, यार हम दोनों ही कभी नहीं मरेंगे, तो वो क्या हो गया, इटर्नल हो गया, है ना। इन्फिनिटी यानी अनंत होना। अब अब आप कहो कि यार मेरे पास तो अनंत पैसे हैं, तो कोई दूसरा बोले अरे मेरे पास तो तेरे से भी ज्यादा अनंत पैसे हैं, तो ये कोई मतलब ही नहीं हुआ। कारण, क्योंकि मतलब कभी ना खत्म होने वाले, जिनको गिना ही ना जा सके इतना है, तो दोनों का सेम ही हुआ ना, इसमें कंपैरिजन हुआ कैसे। फेटल, यानी ऐसा वार जो उससे मौत हो जाए, है ना, वो होता है फेटल। तो मैंने कोई ऐसा वार किया जिससे बंदे की मौत हो गई, किसी दूसरे ने कोई ऐसा वार किया जिससे भी दूसरे बंदे की मौत हो गई, तो क्या कोई ऐसा बोल सकता है कि यार तेरे वाला वार है ना वो ज्यादा घातक था उसके वाले से? नहीं, घातक तो घातक होता है, यानी मारने योग्य। यूनिवर्सल हो गया, एब्सोल्यूट हो गया, इम्पॉसिबल हो गया। अब ये और सुनो, कि आप बोलो कि यार ये काम है, मैं जो काम करता हूं ना वो एक दिन में करना इम्पॉसिबल है, तो कोई दूसरा ये नहीं बोल सकता कि यार मेरे वाला काम तो ज्यादा इम्पॉसिबल है करना। उदाहरण के तौर पे दोनों ही काम एक दिन में नहीं हो सकते, है ना, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसमें कंपैरिजन कहाँ गया, कम कहाँ गया, ज्यादा कहाँ गया, है ना। तो ये इंग्लिश के रूल है, इन्हें हिंदी में अप्लाई मत करना, है ना, ये हिंदी से कंपेयर करके मत देखना। ये इंग्लिश के रूल है, इंग्लिश में ऐसा होता है, हिंदी में ऐसा नहीं होता। अब देखो ये है कि करेक्ट स्ट्रक्चर बताओ। तो कभी कभी अपन कंपेयर नहीं करते कि दो चीजों को अपन साथ साथ बढ़ता हुआ बताते हैं, है ना, यानी कि समांतर बढ़ोतरी, समांतर बढ़ोतरी, है ना, समांतर कमी, समांतर कमी। या कभी कभी ऐसा नहीं होता कि एक तो बढ़ता है ना, और दूसरा घटता है, ठीक है। तो ऐसे को भी आप एडजेक्टिव के माध्यम से दर्शा सकते हो। कैसे दर्शा सकते हो, चलिए बात करते हैं कि द मोर यू प्रैक्टिस, जितनी ज्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे, द बेटर यू बिकम, उतने ही तुम अच्छे बनोगे, है ना। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि जब पैरेलल इंक्रीज, पैरेलल डिक्रीज, या वन इंक्रीज वन डिक्रीज आता है, तो दोनों तरफ स्ट्रक्चर सेम रहना चाहिए। यानी देखो यहाँ पे पहले एग्जेक्टिव है ना, फिर बाद में यू प्रैक्टिस है ना, तो वहीं ऐसा ही दूसरे वाले सेंटेंस में होगा, पहले एग्जेक्टिव आएगा, बाद में यू बिकम आएगा, यानी स्ट्रक्चर सेम रहना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं हो कि यहाँ पे तो नॉर्मल सेंटेंस हो, यहाँ पे पर्सनवाचक लिख दे, यहाँ पे नेगेटिव लिख दे, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। दोनों तरफ है वो सेंटेंस है वो सेम रहने चाहिए, स्ट्रक्चर है वो सेम रहना चाहिए, जो सांचा है ना वो बदलना नहीं चाहिए। उदाहरण के तौर पे देखो, है ना, द लेस, ठीक है, ही ईट्स जंक फूड, द मोर हेल्दी ही फील्स, है ना। या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि द मोर ही ईट्स जंक फूड द लेस हेल्दी ही फील्स, है ना, ऐसे भी लिख सकते हो। ये तो दोनों सही हो गए, है ना, ये तो दोनों सही हो गए। लेकिन इंग्लिश के हिसाब से है ना, इंग्लिश के हिसाब से, इंग्लिश के हिसाब से ये सही है कि आपको पहले पॉजिटिव चीज लेनी है। तो द मोर ही ईट्स जंक फूड द लेस हेल्दी ही फील्स, कि जितना ज्यादा वह जंक फूड खाएगा उतना कम वह सेहतमंद महसूस करेगा। तो मोर आ गया, ठीक है, यहाँ पे लेस आ गया। लेकिन देखने की बात यह है कि जो स्ट्रक्चर है ना वो सेम है, जो स्ट्रक्चर है वो सेम है ना। द मोर ही इज जंक फूड द द लेस हेल्दी ही फील्स, ठीक है, द लेस हेल्दी ही फील्स। तो ठीक है, स्ट्रक्चर सेम है, क्योंकि ये अपना सब्जेक्ट आ गया, ये अपनी वर्ब आ गई, ये अपना सब्जेक्ट आ गया, ये अपनी वर्ब आ गई, और ये ऑब्जेक्ट आ गया। ऑब्जेक्ट आओ ना हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब का जो स्ट्रक्चर है वो सेम रहना चाहिए। और उन दोनों से पहले ही एडजेक्टिव आ गया, उन दोनों से पहले ही एडजेक्टिव आ गया, है ना। तो ये वाला ज्यादा सही रहेगा। आगे चलते हैं, है ना। ठीक है, द मोर ही स्टडीज, ठीक है,
द लेस मिस्टेक्स ही मेक्स, कि वह जितना ज्यादा पढ़ेगा उतनी, सॉरी यहाँ पे दूसरे हैं, है ना, लेस नहीं, फ्यूअर, फ्यूअर, कि भाई जितनी ज्यादा जितना वो ज्यादा वह पढ़ेगा उतनी कम वह मिस्टेक करेगा, यानी एक तरफ बढ़ रहा है एक तरफ घट रहा है। और जो पीछे वाला देख रहे थे अपन, उसमें उसमें ये है कि मैंने थोड़ा गलत बता दिया आपको, है ना। देखो, द लेस ही ईट्स जंक फूड, है ना, द मोर, ने सही है यार, मैंने सही बताया था, है ना, द मोर ही ईट्स जंक फूड, द, सॉरी द लेस, हाँ द लेस, एक मिनट कंफ्यूज कर दिया मेरे को, द लेस ही ईट्स जंक फूड द मोर हेल्दी ही फील्स, है ना, या द मोर ही ईट्स, तो यहाँ पे मोर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे लेस आ जाएगा, ये सही है। तो इसमें तो एक बढ़ रहा है और एक घट रहा है, ठीक है, और यहाँ भी सेम यही हो रहा है, एक बढ़ रहा है एक घट रहा है। आगे चलते हैं, आइडेंटिफाई द फॉल्टी सेंटेंस, है ना, एंड चूज द करेक्ट वन। तो ये अपना सेंटेंस है ना, अब आपको है वो करेक्ट सेंटेंस चुनना है। सी इज मोर टैलेंटेड देन एनी स्टूडेंट इन क्लास, है ना, इस सेंटेंस में आपको गलती ढूंढनी है, फिर सही सेंटेंस बताना है। तो देखो यहाँ पे एक चीज देखो, सी इज मोर टैलेंटेड देन एनी अदर गर्ल्स इन क्लास। अब आप एक बात समझो, यहाँ पे क्लास की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पे क्लास में कितनी लड़कियां हैं, 50 लड़कियां हैं, जिनमें से एक अपनी ये वाली लड़की भी है। तो अब इस वाली लड़की का जब अपन इनसे कंपैरिजन करेंगे, तो बताओ कि अपन 50 लड़कियों से कंपैरिजन करेंगे या 49 लड़कियों से कंपैरिजन करेंगे, ये बताओ मेरे को। तो सीधी सी बात है, 49 लड़कियों से कंपैरिजन करेंगे तो 50 में तो ये खुद भी आ जाती है, खुद का खुद से कंपैरिजन थोड़ी होगा, बाकी लड़कियों के साथ होगा। तो जो अपना ये वाला स्ट्रक्चर है ना, ये क्या कर रहा है, एक का कंपैरिजन कर रहा है 50 के साथ, किसी इज मोर टैलेंटेड देन एनी स्टूडेंट इन हर क्लास, कि वह है वो मोर इंटेलिजेंट है क्लास के बच्चों से, तो क्लास के बच्चों में तो वो खुद भी आती है। अपने को क्या करना है, इसको अलग करना है, अपने को बताना है कि वह बाकी क्लास के बच्चों से ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो इसलिए यहाँ पे एनी के साथ अदर आएगा, है ना। अपने को क्या करना है, एक का कंपैरिजन 50 के साथ नहीं करना, 49 के साथ करना है, यानी उसको खुद को अलग करना है। तो अपन क्या बोलेंगे, शी इज मोर टैलेंटेड देन एनी अदर स्टूडेंट इन हर क्लास, वह अपनी क्लास में बाकी बच्चों से ज्यादा इंटेलिजेंट है। बाकी बच्चे लिखना है, सिर्फ ये नहीं लिखना कि वह अपने क्लास के बच्चों से ज्यादा इंटेलिजेंट है, क्योंकि क्लास के बच्चों में तो वह खुद भी आती है, तो खुद का खुद के साथ कंपैरिजन नहीं हो सकता, इसलिए अपन इसे क्या करेंगे, अलग करेंगे, और उसके लिए अपन अदर लगाएंगे। तो सही क्या हो जाएगा, शी इज मोर टैलेंटेड देन एनी अदर स्टूडेंट इन हर क्लास। ठीक है, आगे चलते हैं। वही बात है, अदर का यूज पॉजिटिव डिग्री में, कंपैरेटिव डिग्री में, और क्या कि बाकियों से अलग दिखाने के लिए, बाकियों से अलग दिखाने के लिए, है ना। द फोन इज एज ड्यूरेबल एज एनी फोन अवेलेबल, है ना, तो यह फोन है वह इतना ही मजबूत है जितना बाकी फोन है ना, या जितना बाकी फोन है, यह फोन इतना ही ड्यूरेबल है जितने सारे फोन है ना, सॉरी सारे फोन है या कोई भी फोन है। तो कोई भी फोन में तो भाई साहब ये वाला फोन भी आ गया। अब इसकी ड्यूरेबिलिटी बतानी है तो बाकी फोन के साथ बतानी होगी ना, इस फोन के साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते, तो आप क्या लिखोगे, एनी अदर फोन, है ना, बाकी सारे फोनों से अलग। लेकिन उन फोनों में ये नहीं आएगा, क्योंकि इनको छोड़ के बाकी फोनों के साथ कंपेयर करना है, इसके साथ कंपेयर नहीं करना है ना, तो बी सही हो जाएगा। आइडेंटिफाई द फॉल्टी सेंटेंस एंड चूज द करेक्ट वन। the quality of this product it better than the product in the market। ठीक है, कि इस जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है ना, वो बेटर है बाकी प्रोडक्ट से मार्केट में। अब आप अगर एक नजर में देखो तो आपको ये सेंटेंस है वो बहुत ज्यादा सही लगेगा, कोई गलती लगेगी नहीं कि यार इस प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो मार्केट के बाकी प्रोडक्ट से अच्छी है, वेरी गुड। लेकिन आपको अगर इंग्लिश पढ़नी है और इंग्लिश ध्यान से पढ़नी है तो आप ये देखोगे कि अपन इस प्रोडक्ट की है ना, जो क्वालिटी है ना, क्वालिटी वो कंपेयर कर रहे हैं इस प्रोडक्ट के साथ ही, इस प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ कंपेयर नहीं कर रहे, पूरे प्रोडक्ट के साथ ही कंपेयर कर रहे हैं, समझ गए। तो ये है फॉल्टी कंपैरिजन, ये गलत कंपैरिजन है। अपने को इस प्रोडक्ट की क्वालिटी है ना
वो इस प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ ही कंपेयर करनी है। तो अपन इसके लिए क्या लिखेंगे, अपन लिखेंगे देन दोज, है ना, देन दोज ऑफ, सॉरी, तो अपन क्या लिखेंगे, देन दैट ऑफ अदर प्रोडक्ट। जब अपन सिंगुलर चीज की भाई क्वालिटी किसी सिंगुलर चीज के साथ मैच कर रहे हैं, तो द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज बेटर देन दैट ऑफ द प्रोडक्ट इन द मार्केट। यहाँ पे अपन ने जो ये दैट ऑफ लगाया है ना, इससे अपन ने क्या कर दिया कि हाँ इस प्रोडक्ट की क्वालिटी है ना वो मार्केट के बाकी प्रोडक्ट की क्वालिटी से अच्छी है। तो यहाँ पे अपन ने किसका उपयोग किया, देन दैट ऑफ का, है ना, सिंगुलर चीजों के लिए देन दैट ऑफ और प्लूरल चीजों के लिए दोज ऑफ का। जैसे आगे चलो, है ना, रूल ऑफ कंपैरिजन, सिंगुलर के लिए दैट ऑफ और प्लूरल के लिए दोज ऑफ। जैसे देखो यहाँ पे कंपैरिजन है, द क्वालिटी ऑफ नाइकी इज बेटर देन प्यूमा। तो एक नजर में तो ये सुनने में सही लगता है, लेकिन यहाँ पे जो नाइकी की क्वालिटी है ना वो पूरे प्यूमा के जूतों के साथ कंपैरिजन हो रही है, जबकि अपने को तो कंपेयर करनी है क्वालिटी से क्वालिटी। तो आप लिखोगे देन दैट ऑफ प्यूमा, है ना, देन दैट ऑफ प्यूमा, है ना, बेटर देन दैट ऑफ प्यूमा। और अगर प्लूरल चीज है तो सीधी बात है आप देन दोज ऑफ लगा दोगे। द प्लेयर ऑफ टीम ए आर स्ट्रॉन्गर देन दोज ऑफ टीम बी, है ना। ठीक, आगे चलते हैं। तो वही बात है, एक बार फिर से देख लो, द स्कोर ऑफ द स्टूडेंट्स आर हाइयर देन द स्टूडेंट इन अदर क्लास। तो आर हाइयर देन, ठीक है, दोज ऑफ स्टूडेंट्स इन अदर क्लास, ऐसे लिखोगे आप। तो द स्कोर इज हाइयर देन दोज ऑफ द स्टूडेंट्स इन अदर क्लास, है ना, प्लूरल है ना, इसलिए अपन ने देन दोज ऑफ लगाया, क्योंकि स्टूडेंट के स्कोर है, दोनों स्कोर का कंपैरिजन करना है। एक स्टूडेंट के स्कोर का दूसरे स्टूडेंट के साथ कंपैरिजन नहीं करना, दूसरे स्टूडेंट के स्कोर के साथ कंपैरिजन करना है। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस कंपेयर टू क्वालिटी ऑफ द सेम पर्सन। अब यहां पे बात हो रही है कि एक ही इंसान की, है ना, एक ही इंसान की, है ना, दो क्वालिटीज में कंपैरिजन, है ना, दो क्वालिटी में कंपैरिजन कैसे करेंगे। जैसे वही वह जितना स्मार्ट है उससे ज्यादा वह लंबा है ना, या वह जितना लंबा है उतना ही वह स्मार्ट है। तो ऐसे एक इंसान की दो क्वालिटी में अपन कैसे कंपैरिजन करेंगे वो देखो। सी इज एज काइंड एज सी इज इंटेलिजेंट, है ना, ये तो है कि दोनों की बराबर बताने के लिए। सी इज एज काइंड एज सी इज इंटेलिजेंट, है ना, सी इज मोर काइंड देन सी इज इंटेलिजेंट, और सी इज मोर काइंड देन इज इंटेलिजेंट। अब देखो, है ना, यहाँ पे दोनों तरफ क्या है भाई, दोनों तरफ तो सर पॉजिटिव डिग्री है ना, तो यहाँ पे इस तरफ आपको कंपेरेटिव बनाने की जरूरत नहीं है ना। या सी इज, एक सेकंड रुकना, सी इज एज काइंड एज सी इज इंटेलिजेंट, है ना, या सी इज मोर काइंड देन सी इज इंटेलिजेंट। तो एक तो ये वाला सेंटेंस सही है, सी इज एज काइंड एज सी इज इंटेलिजेंट, कि वह उतनी ही काइंड है जितनी ज्यादा वह इंटेलिजेंट है ना। लेकिन यहाँ पे मोर काइंड गलत इसलिए होगा क्योंकि काइंड डर आएगा, सी इज काइंडर देन सी इज इंटेलिजेंट, तो ये वाला सेंटेंस गलत हो गया। तो अपना बी सही होगा, ठीक है, कि वह उतनी ही इंटेलिजेंट है जितनी वह काइंड है। तो आप एज लगा के आप दोनों की सेम क्वालिटी का कंपैरिजन कर सकते हैं, है ना। अब आपको एक क्वालिटी दूसरे से ज्यादा बतानी हो तो आप कैसे करोगे। सी इज मोर इंटेलिजेंट देन सी इज हार्ड वर्किंग, वह भाई साहब जितनी हार्ड वर्किंग है उससे ज्यादा वह इंटेलिजेंट है ना। तो इसका देखो स्ट्रक्चर ये है कि जब एक ही इंसान की एक क्वालिटी ज्यादा बतानी हो दूसरी कम बतानी हो तो आप कैसे करोगे। सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, मोर और लेस आएगा, एडजेक्टिव आएगा, है ना, और फिर क्या आएगा, जैसे देन ही इज टैलेंटेड, तो वही है कि अपना ये वाला स्ट्रक्चर सही है। ही इज मोर इंटेलिजेंट देन ही इज हार्ड वर्किंग। तो एक ही इंसान की दो क्वालिटी में एक आपने बेटर बता दी, दूसरी आपने कम बता दी, क्या कि वह इंटेलिजेंट ज्यादा है और हार्ड वर्किंग कम है, और स्ट्रक्चर ये वाला फॉलो होगा कि ही इज मोर इंटेलिजेंट देन ही इज हार्ड वर्किंग। ठीक है, आगे चलते हैं। सी इज टॉलर ऑफ द टू सिस्टर, अब दो बहनें हैं, है ना। अब यहाँ पे ये स्ट्रक्चर इसलिए है कि आपको पता है कि अपन ने द यूज करते हैं अपन सुपरलेटिव डिग्री के साथ, है ना, लेकिन आप कभी कभी द यूज कर सकते हो कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी,
है ना। तो ये कैसे यूज करेंगे, ये से यूज करेंगे कि दो बहनों में आपको बताना है, कंपेयर नहीं कर रहे आप, सुपरलेटिव डिग्री यूज मतलब सुपरलेशन बता रहे हो एक तरह से कि यार ये दो बहनों में ये वाली बहन लंबी है, सबसे ज्यादा लंबी है ना। तो आप कैसे बताओगे, सी इज द टोलर ऑफ द टू सिस्टर। यहाँ पे आप है जब दो की आप बता रहे हो कि दोनों में ये सबसे ज्यादा लंबी है, इस तरह से अगर आप सेंटेंस बना रहे हो तो आप द टोलर यूज ले सकते हो, है ना। सी इज द टोलर ऑफ टू सिस्टर, ठीक है, इस तरह से आप बता सकते हो, है ना। अब एक बात बताते हैं गुड और वेल के, गुड और वेल में जरा अंतर देखते हैं हम, ठीक है। गुड और वेल में अंतर देखते हैं। ये वाला गुड तो है एडजेक्टिव, है ना, और ये वाला गुड है ना, ये एडजेक्टिव भी हो सकता है, ठीक है, और एडवर्ब भी हो सकता है। तो अपन कैसे पहचानेंगे कि ये कहाँ एडजेक्टिव है कहाँ एडवर्ब है। तो पहले तो ये देखते हैं कि ये वाला देखो कि यहाँ पे सेंटेंस सही क्या होगा। सी सिंग्स वेरी गुड, वह बहुत अच्छा गाती है। सी सिंग्स वेरी वेल, वह बहुत अच्छा गाती है। सी इज डूइंग वेरी गुड और सी इज फील वेरी गुड। तो यहाँ पे सही क्या होगा, तो यहाँ पे सही होगा कि ये वाला है ना, सी सिंग्स वेरी वेल, है ना, ये वाला सही होगा, क्योंकि गुड है वो कभी एडवर्ब नहीं बन सकता, है ना। गुड कभी एडवर्ब नहीं बन सकता, इसलिए वेल ही आएगा कि वह बहुत अच्छा गाती है। जब आपको किसी एक्शन की तारीफ करनी हो, किसी कृति की तारीफ करनी हो, किसी परफॉर्मेंस की तारीफ करनी हो तो आप वेल यूज करोगे। लेकिन आपको किसी की क्वालिटी बतानी हो, है ना, किसी डिड ए गुड जॉब ऑन हर प्रोजेक्ट, है ना, तो यहाँ पे जॉब आपने बताई है, जॉब की क्वालिटी की, जॉब अच्छी है ना, जॉब अच्छी है, इसलिए यहाँ पे गुड आया है, तो ये वाला सेंटेंस सही हो जाएगा, है ना। जॉब अच्छी है इसलिए क्या होगा, फोन आ गया बीच में, सॉरी। तो जॉब अच्छी है तो क्या होगा कि जॉब को आपने एज एग्जेक्टिव, यानी जॉब को अच्छा बताने के लिए आपने गुड का यूज किया। अब आप जॉब को अच्छा बताने के लिए वेल यूज नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि जब किसी की सेहत अच्छी बतानी हो ना, तभी सिर्फ वेल यूज होगा एज एग्जेक्टिव, बाकी वेल को आप हमेशा एडवर्ब की तरह ही यूज करोगे, है ना। तो अगर किसी की परफॉर्मेंस की तारीफ करनी है तो आप वेल का यूज लोगे, किसी की सेहत की अच्छी बतानी है कि उसकी सेहत अच्छी है, ही इज वेल नाउ, तब आप वेल का यूज करोगे। लेकिन फिर और किसी भी चीज की अच्छी क्वालिटी बतानी है तो आप गुड यूज करोगे, ठीक है, बस यही बताना चाहता था। हाँ ठीक है, अब देखो वेल एज एग्जेक्टिव, वेल एग्जेक्टिव की तरह तभी यूज होता है जब अपन किसी की तबीयत के बारे में बात करते हैं, है ना। ही इज नॉट फीलिंग वेल टुडे, वह आज अच्छा महसूस नहीं कर रहा। यहाँ पे क्या है, वेल है वो एग्जेक्टिव है ना। आगे चलते हैं, अब बात कर लेते हैं फर्स्ट की और लास्ट की, है ना। तो एक तो होता है फर्स्ट, है ना, एक होता है फोरमोस्ट। इनमें अंतर क्या होता है, फर्स्ट तो बताता है आपको किसी चीज का ऑर्डर या सीक्वेंस, ठीक है। वहीं फोरमोस्ट बताता है कि कोई चीज कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। जिसे अपन बता देना कि ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या इस चीज को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस की जरूरत है, वहां अपन फोरमोस्ट का यूज लेते हैं। और किसी चीज का अगर स्थान बताना हो, उसका सीक्वेंस बताना हो, तो अपन फर्स्ट का यूज लेते हैं। लेकिन नॉर्मली अपने को क्या लगता है, इन दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन इन दोनों का मतलब अलग अलग है ना। तो अब देखेंगे कि कहीं कहाँ फर्स्ट का सही यूज हुआ हुआ है। तो सी इज फर्स्ट अमंग ऑल द स्टूडेंट, है ना, इन इंटेलिजेंस, वह पहली है जब अपन बात करें कि सारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट में, ठीक है। फर्स्ट वी विल रिव्यू द होमवर्क। अब यहाँ पे स्थान की बात की गई, सबसे पहले अपन होमवर्क को देखेंगे, है ना। तो यहाँ पे जो काम की जो सीक्वेंस है ना, उनमें बात की गई है। तो फर्स्ट क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा भाई साहब सीक्वेंस के तौर पे, है ना, इसलिए ये सही हो जाएगा। अब बात करते हैं फॉरमोस्ट की। ही इज फॉरमोस्ट इन डेडिकेशन टू सोशल वर्क। तो अगर मान लो डेडिकेशन की बात आए सोशल वर्क में, जब बात हो कि भाई सबसे अच्छा सोशल वर्क कौन करता है, तो उसका नाम सबसे पहले आता है, यानी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वह है। तो यहाँ पे फॉरमोस्ट का यूज सही हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं ऑर्डर, है ना, ऑफ कार्डिनल, और जैसे कार्डिनल एडजेक्टिव और ऑर्डिनल एडजेक्टिव। यानी मान लो एक ही नाउन के आगे, ये मान लो ये नाउन है, इसके आगे कार्डिनल एडजेक्टिव भी आ गए और ऑर्डिनल एडजेक्टिव भी आ गए। तो आप कैसे इनको जचाओगे कि मान लो ये आ गया, जैसे कार्डिनल एडजेक्टिव क्या होता है आपको बता देता हूं, है ना। कार्डिनल कार्डिनल एडजेक्टिव होता है 1 2 3, 1 2 3,
वही ऑर्डिनल एडजेक्टिव क्या होता है? ऑर्डिनल एडजेक्टिव होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, है ना। तो कार्डिनल मतलब नंबर और ऑर्डिनल मतलब स्थान बताने वाले। तो जब ये दोनों साथ आ जाए तो सीक्वेंस क्या रहेगा, है ना। तो सीक्वेंस ये रहेगा कि पहले तो आएंगे ऑर्डिनल एडजेक्टिव, है ना, उसके बाद आएंगे कार्डिनल एडजेक्टिव, और उसके बाद आएगा नाउन। जैसे देखो यहां देखो, आई रीड, है ना, आई सॉरी, आई रीड फर्स्ट 2 चैप्टर्स ऑफ द बुक, मैंने इस किताब के पहले 2 चैप्टर पढ़ लिए। तो ये तो हो गया आपका ऑर्डिनल एडजेक्टिव, ये हो गया कार्डिनल एडजेक्टिव। ये होता है सीक्वेंस किसका, एडजेक्टिव ऑफ नंबर का, कि कहाँ पहले तो आएगा ऑर्डिनल फिर आएगा कार्डिनल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, है ना। तो इसी के साथ आपकी एग्जेक्टिव की क्लास पूरी होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा। मेरे खुद के एमए के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो मेरे को साथ में वहाँ भी पढ़ना पड़ता है और साथ में इसमें, तो इसलिए थोड़ी लेट हो रही है। 15 तारीख के बाद, है ना, सॉरी, 15 तारीख के बाद आपकी क्लास है वो और ज़्यादा रेगुलर आएगी। तो 15 तारीख तक वेट कर लो, तब तक 2-3 दिन से मैं क्लास डाल दूंगा। अब आज मैंने आपको पता है, सुबह तो ये सारी फाइल बनाई, और अब दोपहर के बाद मैं ये सारी क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आपके लिए ला रहा हूँ। तो प्लीज़ मेरे साथ थोड़ा सब्र बनाई रखिएगा। इसी के साथ मिलते हैं अगली क्लास में। टाटा बाय बाय।